नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों भादरा आसपास खबरों की। क्षेत्र में रामलीलाओं का दौर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 6 अक्टूबर को सभी लगभग आसपास की रामलीलाओं में समापन समारोह हो जाएंगे। तो दोस्तों, कल 5 अक्टूबर को भादरा में वो विशेष दिवस है जिसका इंतज़ार साल भर से धर्म प्रेमी जन करते हैं। दशहरा महोत्सव सबसे बड़ा भादरा का ये कार्यक्रम दोस्तों पूरे बीकानेर संभाग में विख्यात है ये कार्यक्रम। और 5 अक्टूबर को जो खेल मैदान है, खेल स्टेडियम है भादरा का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, उसमें 3 विशालकाय पुतले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के उनका दोहन होगा। और 20 से 30 फीट के हाइट के ये पुतले दोस्तों पूरी आतिशबाजी के साथ बुलंदशहर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा, दोस्तों विशेषज्ञों द्वारा इसमें आतिशबाजी का जो नज़ारा है वो सेट किया जाता है। और जो आतिशबाजी है वो भी बुलंदशहर से विशेष तौर से मंगवाई जाती है। तो दोस्तों, रंग बिरंगी गगन भेदी इस आतिशबाजी का नज़ारा भी देखने लायक होता है। तो 22वां ये दशहरा महोत्सव होगा जो कि करीब कल 7, सवा 7 बजे प्रारंभ होगा। और इससे पहले दोस्तों कल रामलीला समिति में रावण का मरण भी होगा और भगवान श्री रामचंद्र जी की और रावण की लड़ाई जो है कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरेगा। ये काफिला युद्ध करते हुए और उसके बाद में खेल मैदान में पहुंचेगा 7:15 बजे। तो 7:15 बजे ये कार्यक्रम विधिवत रूप से प्रारंभ होता है। और एक और जहां राम रावण युद्ध चलेगा पुतलों के आसपास खाली पड़े मैदान में, वहीं दूसरी छोर जो स्टेज जो मंच लगा है इस दशहरा महोत्सव का, उस मंच पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विशेष कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां भी इसमें दी जाएंगी। इस सारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है दोस्तों, उनकी सूची भी बहुत लंबी है। इसमें सबसे गरिमा में उपस्थिति जो हर साल होती है वो सुशील गुप्ता की है, क्योंकि उनका विशेष सहयोग इस दशहरा महोत्सव को मनाने के लिए हर साल रामलीला समिति को मिलता है। और मुख्य अतिथि राहुल कस्मा चूरू के सांसद इसमें होंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारे भादरा के क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया। और इसके अलावा अति विशिष्ट अतिथियों में 3 पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप लुडी और पूर्व निर्दलीय विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी। इसके अलावा दोस्तों वशिष्ठ अतिथियों में आजन बैतुल बानो जो कि नगर पालिका की चेयरमैन है वो भी मौजूद रहेगी। इसके अलावा शकुंतला पचार एसडीएम महोदया भी वशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया बुलंदशहर वालों की तरफ से, विशेषज्ञों की तरफ से ये आतिशबाजी जो है उसका नज़ारा देखने लायक होता है। इसके अलावा विख्यात कलाकारों द्वारा मनमोहक शानदार रंगारंग सांस्कृतिक नृत्य वाली प्रस्तुतियाँ इसमें होगी। इसके अलावा स्वादिष्ट व्यंजनों की अलग अलग स्टालें लगती है और 10,000 से लेकर 20,000 तक लोग दोस्तों इस कार्यक्रम को देखने के लिए भादरा आसपास गांव से और अन्य कस्बों से भीड़ के रूप में उमड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा आयोजन है भादरा का दशहरा महोत्सव और ये 22वां दशहरा महोत्सव है रामलीला समिति की तरफ से। और जो रामलीला का समापन हो रहा है वो 57वां मंचन है दोस्तों, जिसका विधिवत रूप से 6 अक्टूबर को समापन होगा।
और इसके अलावा दोस्तों आज नवरात्रा का भी समापन हो गया। 26 सितंबर से चला था और इसका जो दुर्गाष्टमी मनाई जाती है दोस्तों, वो उसका जो शुभ मुहूर्त था इस बार, वो मुहूर्त था 3 अक्टूबर को दोस्तों 4:37 तक। 2 अक्टूबर से जो कि शाम को 6 बजे से ये मुहूर्त प्रारंभ हुआ था, वो 3 अक्टूबर शाम 4:37 बजे तक रहा। और जो नवमी मनाई गई, जो महानवमी के नाम से भी आज जानी जाती है दोस्तों, उसका मुहूर्त 3 अक्टूबर को शाम 4:37 बजे से प्रारंभ हुआ था और आज 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 तक रहा। तो यहाँ कन्याओं को भोजन कराने के साथ उनकी पूजा का भी विशेष महत्व है और माँ अम्बे की, दुर्गा की पूजा का आज विधि विधान के साथ सभी घरों में, सभी कार्यक्रमों में, और जो दुर्गा पूजा कमेटी की तरफ से दुर्गा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उसमें भी भव्य शोभा यात्रा आज निकाली गई और पंडाल में कल रात्रि को भजन संध्या का कार्यक्रम रहा और आज विधिवत रूप से सभी जगह शारदीय नवरात्रा का समापन विधिवत रूप से हो गया। इसी के साथ दोस्तों कर्णपुरा गांव में श्री बालाजी का जागरण आज शारदीय नवरात्रा महानवमी के उपलक्ष्य में आज रात्रि 9:15 सवा 9 बजे से प्रारंभ होगा। इसके ये राम सिंह पूनिया जो रिटायर्ड ASI है BSF के दोस्तों, इनके द्वारा अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, आज एक ज्ञापन दिया गया डॉक्टर SP सिंह द्वारा, पूर्व जिला कलेक्टर बारा, जो कि रिटायरमेंट होकर बादरा के इस चुनावी जंग में लगातार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक 2003 से 8 तक उनके बड़े भाई हैं और ये चुनावी मैदान में है दोस्तों। लगातार इनका अभियान जो है वो चल रहा है। आज एक ज्ञापन सौंपा विभिन्न जन समस्याओं को लेकर। ये जो ज्ञापन है उसमें विशेष तौर से जो जन समस्याओं का जिक्र किया गया दोस्तों, उसमें सिद्धमुख और अमर सिंह नहर में पूरा सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर था। इसके अलावा चकबंदी, मुरबाबंदी, बाराबंदी, ये जो पेंडिंग कार्य है, इसके बिना भादरा क्षेत्र में किसानों का हित होने वाला कतई जान नहीं पड़ता और बार बार इन चीज़ों की अनदेखी होती है, अनकम्प्लीट ये काम किसानों के लिए भारी मुसीबत का सबब बने हुए हैं दोस्तों। हर नेता कमोबस इसी चीज़ों को लेकर, मांगों को लेकर और इन वादों को लेकर पूरे करने की बात कहते हुए विधायक बनते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद ये वादे उनकी सूची से बाहर हो जाते हैं, उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करते। इसके अलावा फसलों के बीज की किल्लत तो वर्तमान में देखी जा रही है। उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाने की मांग विभिन्न फसलों की डॉक्टर SP सिंह द्वारा आज की गई। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत जो सड़कें, जो गोरोपथ आदि को तोड़ा जा रहा है, उनको पुनः मरम्मत करके बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा बिजली कटौती, अघोषित कटौती, बार बार और बढ़े हुए बिजली के दाम, तो उसको लेकर भी सरकार के सामने ये मांग रखी गई है। इसके अलावा राजगढ़ बादरा जो सड़क मार्ग है दोस्तों, बिल्कुल जर्जरा अवस्था में पहुंच चुका है और इससे पिछले से पिछला जो बजट आया था उसमें भी इसको लेकर प्रावधान किया था, बजट भी सरकार ने छोड़ा था, लेकिन अभी तक उसका काम नहीं हुआ। उसके बाद में एक और बजट भी आ गया और अब इस सरकार का अंतिम बजट आने वाला है दोस्तों। अंतिम बजट से कोई ज़्यादा खास विशेष दोस्तों आशा उम्मीद लोगों को नहीं होती है। वो लोग लुभावना बजट होता है और उस बजट में जितनी घोषणाएं होती है 70% से अधिक घोषणाएं धरातल पर उतारी भी नहीं जाती है।
चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, अगर अपने अंतिम बजट सत्र में बहुत ज़्यादा लुभावने वादे और घोषणाएं उसमें की हो तो दोस्तों वो लोक लुभावनी हम उसको मान सकते हैं, वो धरातल पर उतारने वाली नहीं है, क्योंकि धरातल पर इन योजनाओं को उतारने के लिए समय नहीं बचता है। और जब समय पूरा हो जाता है, जो आचार संहिता लग जाती है, तो उसके बाद में इन योजनाओं का खाका कागज़ों में ही दबा रह जाता है। तो अब तक जिन मांगों की, जिन घोषणाएं हो चुकी है, जिन समस्याओं पर और जिन विषयों को लेकर विकास कार्यों की घोषणा अब तक हुई है, उन घोषणाओं को धरातल पर उतारने का समय है। लेकिन भादरा क्षेत्र के विधायक इस मुश्किल में फंसे हैं, पेशो पैस में है, क्योंकि वर्तमान में जो राजस्थान का संकट है दोस्तों, सचिन पायलट बनाम गहलोत, और जो केंद्र की जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो लड़ाई थी उसमें गहलोत का नाम था, उसके बाद में बाहर हो गया। अब गहलोत का नाम पुनः सीएम पद के रूप में है और संशय अभी भी बरकरार है कि क्या अब वो हट सकता है नाम। तो दोस्तों इसको लेकर अटकलें अभी भी जारी है और 2-3 दिन में जो घोषणाएं बड़े लीडर कांग्रेस की तरफ से की गई थी कि सीएम पद का फैसला केंद्र आला कमान कांग्रेस का करने जा रहा है, वो अभी तक नहीं हुआ। आज 6 दिन बीत चुके हैं इस बात को। तो क्या इन सीनियर नेताओं की, इन आला कमान के नेताओं की बातों पर अब क्या आपको विश्वास है कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा? गहलोत के अलावा यहाँ कोई सरकार और स्थापित की जाएगी? क्या अगर गहलोत के समर्थक विधायकों में से किसी को नहीं बनाया गया तो क्या गहलोत को और उनके समर्थकों को मंजूर होगा? क्योंकि सचिन पायलट के साथ विधायकों की संख्या सीमित है और बार बार यही दाव, क्योंकि बहुत माहिर खिलाड़ी है दोस्तों अशोक गहलोत, और बार बार केंद्र पर दबाव भी वो बना रहे हैं राष्ट्रीय आला कमान के सामने, कांग्रेस के सामने, कि मेरे पास 90 से अधिक विधायक है और हमारे सभी विधायक ये चाहते हैं कि हमारे विधायकों में से ही कोई एक विधायक आप मुख्यमंत्री के रूप में चुन सकते हैं। इसके अलावा जो शेष विधायक है, जो दूसरे गुट के हैं, जिन्होंने इस सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, और यहाँ तक सीधे सीधे भी आरोप है कि जिन्होंने गद्दारी की थी कांग्रेस सरकार के साथ, उन गद्दारों को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, ये क्लियर है कांग्रेस के नेता और स्वयं अशोक गहलोत कह चुके हैं। तो क्या इस राजस्थान के संकट पर से कोई पर्दा उठेगा, कोई सुखद हल इसका निकलेगा, या फिर 5 वर्ष पूर्ण होने तक अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? फिलहाल इसी की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये नहीं चाहता और इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता कि राजस्थान के सीएम पद को लेकर यहाँ जो लड़ाई है वो लंबी खींचे और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव किया जाए। और अगर ऐसा बदलाव किया जाता है तो 2023 के विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ना अवश्य भावी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। तो ये कतई नहीं चाहता कांग्रेस का आला कमान कि यहाँ कोई तब्दीली की जाए। तो ये संकट इसी प्रकार से बना रह सकता है और भादरा विधायक बलवान पूनिया के लिए ये अच्छा अवसर है कि अगर गहलोत बने रहते हैं तो अब तक जितनी घोषणाएं भादरा विधानसभा क्षेत्र में की गई है, वो चाहे 100 करोड़ के बजट वाली 14 सिंचाई से वंचित गाँव की नहर से जुड़ी हुई योजना हो, सिंचित करने की योजना हो, उसको अमल में लाना चाहिए। अगर 2023 के विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस को आपको अग्रिम पंक्ति में रखकर चुनाव प्रचार में उतरना है तो, अन्यथा बहुत मुश्किल होगी ये चुनावी डगर और कांटों की सेज आपका इंतज़ार कर रही होगी इस मार्ग में। तो दोस्तों देखते हैं
ऊंट किस करवट बैठेगा, टिकटें किसको मिलती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो। बीजेपी की टिकट के लिए ज़रूर संजीव बेनीवाल के रूप में एक ही मजबूत और कोसों आगे नाम दिखाई देता है, इसके अलावा कोई नाम दिखाई नहीं देता। और जो गोकसी की घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा थी कि गांधी बड़ी गांव में संजीव बेनीवाल को मुंह की खानी पड़ेगी, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में उसके वोट बैंक में गिरावट आई। दोस्तों ज़रूर चर्चाएं थी, चर्चाओं को बल भी मिला था। उसके बाद में जब बीजेपी के पास एक ही विकल्प है और भाजपा का वोट बैंक है और संजीव बेनीवाल की सदी हुई राजनीति है, दोस्तों एक भी गलत कमेंट्स संजीव बेनीवाल की तरफ से इस गोकसी के मुद्दे पर नहीं आया। बेशक उनकी एक्टिविटी, उनकी जो भागीदारी थी, उस भागीदारी पर ही ज़रूर कुछ लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। और जो रवि बंसल थे, उन्होंने एक पॉलिटिक्स को अलग मोड़ देके, अलग रंग देके एक गोकसी की घटना पर राजनीतिक करने का प्रयास ज़रूर किया गया था। उसके बाद में अब जब इस घटना में कई अनेकों मोड़ भी आए और कुछ अनेकों मोड़ ऐसे भी आए कि लगने लगा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी, धारा 144 हट जाएगी, लेकिन अभी तक धारा 144 भी नहीं हटी और ना ही दोस्तों अमन चैन भाईचारे को वो पुख्ता सुरक्षा और एक प्रकार से विश्वास हासिल हुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, क्योंकि जो आरोपियों के बयान थे वो बयान वायरल हो रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रवि बंसल, राजपाल दाहिल ने पिछले दिनों न्यू वीडियस प्लेस में की थी, उसके बाद में चर्चाओं का बाजार एक बार पुनः गर्म है गोकसी की घटनाओं को लेकर। हम बात कर रहे थे इसका राजनीतिकरण। दोस्तों इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। गोकसी जैसी ऐसे संवेदनशील विषयों पर दोस्तों राजनीति करके इन मुद्दों को संवेदनहीन नहीं बनाना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर हम ये कतई नहीं कहेंगे कि किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, ये एक मुद्दा अलग है। तो दोस्तों बीजेपी की टिकट की बात कर रहे थे, संजीव बेनीवाल अभी भी नंबर 1 है और कोसों आगे अपने प्रतिद्वंदियों से, यहाँ तक कि प्रतिद्वंदियों की यहाँ कोई भीड़ है ही नहीं, क्योंकि अशोक सैनी का नाम बीजेपी में सर्वप्रथम मुखरता के साथ पहले लिया जाता था, लेकिन अब अशोक सैनी ने भी क्लियर कर दिया वो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है विधानसभा का चुनाव लड़ने में। अगर पार्टी चाहती है तो वो ज़रूर इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों पार्टी वही चाहेगी जो क्षेत्र की जनता चाहती है और जो पार्टी के सर्वे में नाम उभर कर आला नेताओं के पास जाता है। तो फिलहाल इन सभी चीज़ों में संजीव बेनीवाल अग्रिम नेता है। तो कांग्रेस की टिकट बीजेपी की टिकट के लिए ज़्यादा मुश्किलें यहाँ दिखाई नहीं देती। कांग्रेस की टिकट के लिए ज़रूर यहाँ कई नाम हैं, क्योंकि जब श्रीगंगानगर में अशोक गहलोत का आना हुआ, अचानक जो दौरा बना था, उसमें एक जो पिक्चर वायरल हो रही थी अशोक गहलोत की और भादरा विधायक बलवान पूनिया की, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर की जा रही थी कि क्या टिकट कांग्रेस की बलवान पूनिया एक बार पुनः ले सकते हैं, अर्थात बलवान पूनिया पहली बार कांग्रेस की टिकट, क्योंकि सत्ता में तो शामिल है ही, इसलिए हम पुनः शब्द आपको बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पूरे 5 साल के सत्ता कार्यकाल में बलवान पूनिया माकपा की टिकट लेकर भी, जीत कर भी कांग्रेस के साथ रहे। तो क्या एक बार पुनः ये गठजोड़ बना रहेगा, ये सत्ता में भागीदारी बनी रहेगी? सत्ता आती है या नहीं आती है ये अलग बात है, लेकिन इसके लिए प्रयास होंगे या नहीं होंगे ये बड़े सवाल है, देखने वाली बात है। जयदीप डूडी का नाम भी बहुत बड़ा है और एसपी सिंह की तरफ से अभी भी पत्ते नहीं खोले जा रहे। वो ये चाह रहे हैं दोस्तों, कहीं
आप अगर समझ रहे हैं कि क्षेत्र की जनता अंदाज़ा लगाए हम क्या चाह रहे हैं, हम किस टिकट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्षेत्र की जनता ज़्यादा अंदाजे नहीं लगाती। क्षेत्र की जनता जो अग्रिम पंक्ति में आता है, फ्रंट फुट के ऊपर आकर बैटिंग करता है, उसकी बल्लेबाजी देखती है दोस्तों। और आज तक यही होता है, जो मन में सोचता है कि मैं जाते ही उस गेंद पर छक्का लगाऊंगा और क्रीज पर जाकर प्लेड करता है या 1 रन लेने की दिमाग में रखता है। तो दोस्तों ऐसी बल्लेबाजी देखने के लिए कतई वर्तमान के आधुनिक समय में भादरा की जनता तो कतई नहीं है। भादरा की जनता फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए बल्लेबाज को ही देखना पसंद करेगी। और भादरा की क्या, यही कमोबस इच्छा होती है दर्शकों की, जो इन चीज़ों को देखने का शौक़ रखता है। तो देखते हैं कौन कैसी बल्लेबाजी करता है। हमारी नज़रें दोस्तों लगातार इसको लेकर बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आज 4 अक्टूबर है और रामचंद्र शुक्ल जो कि महान इतिहासकार रहे हैं भारत के 1884 में उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। और वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से लगातार 8 अक्टूबर तक ये मनाया जा रहा है। इसको लेकर जितने भी वन्य जीव हैं उनको कैसे बचाया जाए, अगर कोई प्रजाति वन्य जीवों की विलुप्त हो रही है तो उसको फिर कैसे जिंदा रखा जाए, उसके लिए क्या योजनाएं की जाए, इसको लेकर पूरे विश्व में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा विश्व पशु कल्याण दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में भी आज का दिन विख्यात है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मंडियों के भाव की तो नोट से शुरुआत करते हैं। मोठ बिके हैं नोर में आज 5,225 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिकी है 4680, चना 4535 और गेहूं के भाव 2325, बाजरी 1800, अरंडी के भाव 7181 और सरसों के भाव 5859, नरमा 8700 रुपये प्रति कुंटल और इसके अलावा मूंगफली के भाव 6000, कपास के भाव 8,371 रुपये प्रति कुंटल। संगरिया मंडी में नरमा बिका है 8713 रुपये, सरसों बिकी है 5660, जबकि गेहूं बिका है 2226 रुपये प्रति कुंटल। श्रीगंगानगर मंडी में नरमा बिका है 8685, मूंग बिका है 6220, ग्वार बिका है 4581, सरसों बिकी है 5571 रुपये प्रति कुंटल और चना बिका है 4351, जबकि गेहूं बिकी है 2261 रुपये प्रति कुंटल। रावतसर मंडी में गेहूं 2278, मोठ बिका है 4911, ग्वार बिका है 4661, जबकि चना बिका है 4300, बाजरा 1761, सरसों 5500 और नरमा बिका है 8675 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा 8775 रुपये प्रति कुंटल बिका है, कपास बिका है 8,250 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं बिका है 2250। फतेहाबाद मंडी में बाजरा बिका है 1770, नरमा बिका है 8770 रुपये प्रति कुंटल, कपास बिका है 8,050 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 4700, नरमा बिका है 8,741 रुपये, सरसों बिका है 5771 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है 8626 रुपये प्रति कुंटल, कपास के भाव रहे 8,000 रुपये और सरसों के भाव 5650, ग्वार के भाव 4480 रुपये, चना बिका है 4411, गेहूँ बिका है 2218, जबकि बाजरा के भाव यहाँ रहे 1757 रुपये प्रति कुंटल और मूंग बिके 6700 रुपये प्रति कुंटल एलनाबाद मंडी। मौसम का मिजाज 4 अक्टूबर को आज 35 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहा, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जबकि 22% बादल दिन में छाए रहे, रात्रि को मात्र 5 से 10% बादल छाए रहेंगे। कुल मिला के आसमान साफ रहेगा। कल 5 अक्टूबर को 26 से 32 डिग्री टेम्परेचर, 34 से 36 मैक्सिमम दोपहर को, 30 से 34 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को और 10% बादल दिन में छाए रहेंगे, 40 से 50% दोपहर को, शाम होते होते 20 से 30% बादल छाएंगे, जबकि देर शाम को मात्र
20 से 25% ही बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो ये रहे दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के मुख्य समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राष्ट्र।